विश्वासघात, ये शब्द सुनकर जो तस्वीर जहन में बनती है वो बहुत हार्ड हिटिंग होती है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के 4 साल को इसी शब्द से परिभाषित किया है। वहीं बीजेपी इन्हीं 4 साल को बेमिसाल बता रही है। बेमिसाल भी इस हद तक कि 48 साल बनाम 48 महीने का नारा सामने रख दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल वैरागी। दोनों ही दल जो कह रहे हैं वो अति की ओर इशारा करता है। क्या सचमुच देश पिछले 4 साल में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा है, या फिर क्या सचमुच देश ने न भूतो न भविष्यति जैसी तरक्की हासिल कर ली है, या फिर अंतिम सत्य यह कि अब आने वाले चुनाव अतिशयोक्तियों के होंगे? इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। एक तरफ जश्न की तैयारी, दूसरी ओर एक और वार की बारी। केंद्र सरकार के 4 साल, बीजेपी बता रही बेमिसाल। जनता से हुआ विश्वासघात, कांग्रेस ने की हमले की बात। कल दिन भर होगा भरपूर सियासी ड्रामा। केंद्र के पास गिनाने को कई उपलब्धियां, कांग्रेस के पास गिनाने को कई नाकामियां। कल सड़कों पर खेला जाएगा ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग। जनता के दरबार में लगाएंगे हाजिरी और रखेंगे अपना अपना पक्ष। और आज के विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल मौजूद हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सुशील आसोपा जी, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष गोधा जी। आप तीनों का स्वागत है प्राइम डिबेट में। और सवाल कई सारे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से मैं पूछना चाहता हूं, लेकिन शुरुआत मनीष जी मैं आपसे कर रहा हूं। मनीष जी, 2 या 3 बार ऐसा हुआ है जब आपसे मैंने इस बात पर डिबेट की है कि कांग्रेस लगभग बीजेपी के तमाम गुण सीख चुकी है। नारे, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बोलना, अटैकिंग हो जाना, जरूरत से ज्यादा अटैकिंग भी होना, और इस बार इसी कड़ी में ये शब्द लेकर आए हैं विश्वासघात। आपको नहीं लगता कि अब हम अतिशयोक्तियों के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं? हाँ स्वप्निल, ठीक कह रहे हैं आप काफ़ी हद तक। चुनाव का साल है, तो इस चुनाव के साल में इस तरह की अतिशयोक्तिपूर्ण बातें होंगी ही। अपनी कमियों को, दूसरे की कमियों को बहुत बड़ा चढ़ा करके गिनाना और खुद की उपलब्धियों को बहुत बड़ा चढ़ा करके बताना। और आजकल के समय में जो जिस तरह का हमारा हाइपर सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने भी मीडिया, जो मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि सब भोंपू लेके बैठे हुए हैं, तो उसमें इस तरह की चीज़ें होना ये स्वाभाविक सा है। मतलब इस तरह की जो चीज़ हम देख रहे हैं ये स्वाभाविक सी लगती है मुझे। और चुनावी साल में इस तरह की चीज़ होना बहुत हद तक नेचुरल लग रहा है। अब ये ज़रूर है कि आप जनता जो है उसको कहाँ आंकती है, क्या वास्तव में विश्वासघात है और क्या वास्तव में 48 महीने बेमिसाल हैं। ये तो जनता जब अगले बार चुनाव में जाएगी, जब मई के महीने में 2019 में, तब ये पता चलेगा कि वास्तव में ये विश्वासघात था कि 48 महीने बेमिसाल थे। ये चुनाव में जनता अपने आप से तय करेगी। लेकिन ये जरूर है नहीं, तो क्या मनीष जी आप इनडायरेक्टली इशारा कर रहे हैं कि इसका स्टेट पर कोई असर नहीं होगा, मतलब 2018 पर कोई असर नहीं होगा? आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं? नहीं, अभी चूंकि अपन उस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के 4 साल हुए हैं, तो उस संदर्भ में बात कर रहे हैं। हाँ। स्टेट पे तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ना ही है, क्योंकि हाँ। बीच में चुनाव है, बिल्कुल 6 महीने बाद चुनाव है, उसके फिर 6 महीने बाद केंद्र के चुनाव है, तो निश्चित रूप से स्टेट पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना है। तो ये शुरुआत में मानता हूँ कि ये शुरुआत आज से हो गई है या कल से हो गई है, मान के चलिए। तो जो आपने अभी लिखा कि कल, जो रिपोर्ट में कहा कि कल ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग खेला जाएगा, बिल्कुल, तो ये शुरुआत है ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीग की राजस्थान में, और ये आगे तक चलेगी और बहुत आगे कई तरह के चौके छक्के अभी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मनीष जी, बाहर तक हम सब तो कमर कस चुके हैं, अब हमें न जाने क्या क्या और सुनना है। लेकिन अब सुशील आसोपा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको नहीं लगता ये विश्वासघात बहुत हार्ड हिटिंग शब्द हो गया? आपने बहुत ज्यादा हैवी शब्द यूज कर लिया। देखिए, ये इसलिए मैंने स्वीकार नहीं करता इस बात को कि 2014 का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी ने ही नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके लड़ा गया था। ठीक। और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से चुनाव प्रचार का अभियान करते वक्त जो वादे किए थे, ठीक है, वो
जनता ने सीधे उन पर विश्वास किया कि नरेंद्र मोदी ये सब करेंगे। हाँ। किसानों ने ये विश्वास किया कि उनको लागत का 1.5 गुना MSP मिलेगा। हाँ। बेरोजगारों ने विश्वास किया कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, मैं अपने सवाल को रिफ्रेम कर लेता हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अपने सवाल को रिफ्रेम कर लेता हूं और मैं सवाल को इस तरीके से पूछ लेता हूं कि पूरी पार्टी की ही मंशा खराब थी, लोग खराब हैं, शुरू से ही पार्टी विश्वासघाती थी, या बीच में कहीं पर जाकर विश्वासघाती हो गई? अगर नरेंद्र मोदी विश्वासघाती हैं, मान लीजिए उन्हें हटाकर बीजेपी किसी और को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दे, तो पार्टी विश्वासघाती नहीं है, मोदी विश्वासघाती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को जब आगे करके आपने लड़ा तो उनका एक एक शब्द जो था वो मैनिफेस्टो बनता चला गया। ठीक है। और उन्होंने, जैसे अब मैं आपको किसानों की बात कहूं, क्या ये विश्वासघात नहीं है कि आपने कहा कि लागत का 1.5 गुना हम देंगे। हाँ। आज वो 1.5 गुना तो छोड़िए, आज आप मंडी में चले जाइए, जो भी MSP है उस MSP पे भी खरीद हो नहीं रही है। मैं आपको एक सरप्राइजिंग बात कहना चाहता हूं। अच्छा। गेहूं एक ऐसा आइटम है हाँ। जिसको लगभग 100% परचेज MSP पे सरकार करती है, लेकिन इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 7, 8, 10 दिन से ज्यादा गेहूं का MSP पे खरीद हुआ का नहीं, पेमेंट किसान को नहीं मिला। लेकिन बीजेपी आज जो 1.5 नारा महीने दे रही है, से गेहूं का 48 साल पेमेंट बनाम नहीं मिल रहा है। 48 महीने, उसके हिसाब से तो यह है कि आप जिन 48 साल में रहे उसके बाद किसानों की परेशानियां शुरू हुई। आप 48 साल के अंदर आप देखिए, यूपीए के 10 साल लीजिए। अच्छा, जितने अच्छा, आप भी सिर्फ किसान क्यों कह रहे हैं? और भी तो कृषि मुद्दे उत्पाद होंगे ना? हैं, उनके लगभग 2.5 गुना। नहीं, और भी तो मुद्दे होंगे। और मुद्दे, बेरोजगारी ले लीजिए, और आपने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का जोड़िए ना, वादा मैं किया चाहता हूं था। आप एक बार पूरी लिस्ट बता दें। आपने किसान बोल दिया, बेरोजगारी बोल दिया, और 80 लाख करोड़ आपने 80 लाख करोड़ काला धन लाने का कहा था। काला धन, ठीक। यहां से 80,000 करोड़ बैंकों से धन लेके चले गए, ठीक है। और मोदी जी के मित्र। और आपने पाकिस्तान को आंख दिखाने का कहा था, ठीक है। आपने चीन को लाल आंख दिखाने का कहा था, ठीक। आपने कहा था कि डॉलर जो है वो जैसे सरकार गिर रही है वैसे रुपए की कीमत, हाँ, मतलब नोटबंदी, GST वगैरह ये सब धोखा नहीं थे ना? आज 70 रुपए पहुंच रहा है। मतलब नोटबंदी, GST ये सब तो धोखा नहीं थे ना? कीमत थी 40 रुपए। सर मैं अभी आ रहा हूं उस पे। हाँ। आपने पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने का वादा किया था, वो 100 रुपए पहुंच रहा है पेट्रोल, ठीक है। डीजल 75 रुपए पहुंच रहा है। हाँ। डॉलर कहां पहुंच गया? ठीक। वर्ल्ड की इकोनॉमी सुधर रही है, हाँ। भारत की इकोनॉमी गिर रही है, ठीक है। हर चीज में विश्वासघात हुआ है। ठीक है। कितने पैमाने गिनाऊं? सैकड़ों की सूची है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुशील आसोबा जी, आपने अपनी बात शिक्षा कह ली। का अब स्तर आपने जो गिरता कुछ जा कहा रहा है है। उससे जुड़े सवालों के साथ अगले राउंड में मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मुकेश पारीख जी के पास अब मैं जा रहा हूं, उन्हें भी डिबेट में शामिल मुझे करना है। मुकेश पारीख जी, देखिए, मैं ये मानने को तैयार हूं, कांग्रेस भले ही माने या ना माने, कि विश्वासघात एक बहुत कठोर शब्द हो जाता है आज के हालात में बोलने के लिए, लेकिन बीजेपी को भी ये मानना पड़ेगा कि विश्वासघात भले ही ना किया हो, लेकिन लोगों का विश्वास कम तो हुआ है। लोगों का विश्वास कम नहीं हुआ है। मैं आपको ये बताऊं कैसे कि सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय का लक्ष्य लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी की सरकार पिछले 4 वर्षों में काम कर रही है। ठीक है। पहले आपने देखा होगा परिवारवाद, तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति से कई साल निकले। ठीक है। और एक समय ऐसा आया कि हमारी केंद्र सरकार की स्थिति ये बनी कि एक सरकार नहीं, कोई एक भ्रष्टाचार का चलता पुरता नाम है। लेकिन पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से इस मोदी सरकार ने काम किया है, वो किसी भी आप क्षेत्र में ले लीजिए। अगर मैं आपको योजनाएं गिनाने लगूं, आप मेरी एक बार योजनाएं सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन स्वच्छता अभियान शुरू किया, आज पूरे देश में जागृति आई है। छोटे छोटे गांव से लेके बड़े बड़े शहर में स्वच्छता के लिए एक जागृति आई है। उससे लोग बीमार नहीं हो रहे। उज्ज्वला योजना, हमारी माताएं बहनें जो गांव में रहती थी, अपनी अखबारों जब अपनी आंखें खराब करती थी, धुएं से जब अपनी उनकी आंखें खराब होती थी, रोटी बनाती थी, आज उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी गरीब माता बहनों को लाखों की तादाद में उनको गैस कनेक्शन मुफ्त में दिए जा रहे हैं। गरीबों के लिए गांव में टॉयलेट नहीं होते थे, कभी ये किसी ने कल्पना भी नहीं
की थी कि हमारी माताएं बहनें जब गांव में आंधी तूफान और बारिश में जिस प्रकार से अपने टॉयलेट के लिए भी बाहर उनको खेतों में जाना पड़ता था, उससे नापित गंदगी होती थी और उनके स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ता था। इन सब चीजों का ध्यान रख के आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में एक ऐसे निर्माण कराए। तो कुल मिला के छोटे स्तर तक इतना सोचना और सबका कैसे विकास हो, ऐसे 4 साल में नहीं, लेकिन ऐसे एक बात बताइए ना, किए जो 50 साल में कहा जाता है आमतौर पर, पारिक साहब ऐसा कहा जाता है आमतौर पर, जो जितना तेजी से उठता है फिर उतना तेजी से गिरता है। उपचुनावों से संकेत मिलने लगते हैं। देखिए कुछ जुमले हो सकते हैं, कुछ मुहावरे हो सकते हैं, कुछ कहावतें हो सकती है, हाँ? लेकिन जो धरातल पे आपको जो दिख रहा है वो हमको देखना ही पड़ेगा। धरातल पर दिख रहा है ना कि आप उपचुनाव में हार रहे हैं। आज धरातल पर दिख रहा है ना। हम सिर्फ राजस्थान की क्यों बात करें, लोकसभा सीट पर यूपी में चुनाव हुआ, वहां पे भी नहीं। आप अभी चर्चा कर रहे हैं देश में विकास की और हमारे 4 साल के जो हमने बेमिसाल जो हमने बताए हैं साल, उसकी दरअसल आप शायद समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो विश्वासघात कह रहे हैं वो होती है, लेकिन विश्वास कम हुआ है। अगर आप नहीं, विश्वास कम नहीं, मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि विश्वास कम नहीं हुआ है। आप देखिए कितने विडंबना है कि ये कांग्रेस ने एक बड़ी नया चीज सीखी है, ये हार के भी जीत का जश्न मनाते हैं। कर्नाटक में चुनाव हारे और कर्नाटक में इन्होंने जो तस्वीर पेश की, लेकिन जश्न ये जीत का मना रहे हैं। गुजरात में ये चुनाव हारे, जीत का जश्न मना रहे हैं। अब आप इसमें कहते हैं कि हमारी ठीक है, चलिए हार के भी अगर ही अपने आप को संतोष, अब मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। पारिक जी 2 मिनट। मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब तक की डिबेट में मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, क्या आप उस पर मोहर लगाएंगे? हम बेसिकली एक दल जो आत्ममुग्ध है और दूसरा जो ओवर कॉन्फिडेंट है, उनके बीच में बातचीत कर रहे हैं। हाँ, काफ़ी हद तक सही है स्वप्निल, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक, और वो उनके मजबूरियां हैं अपनी अपनी। हाँ? एक विपक्ष में बैठा है तो उसको उस तरह से करना है, एक सत्ता पक्ष में है तो उसको उस ढंग से बिहेव करना है। तो अब ये दोनों बात बिल्कुल सही है कि दोनों एक ओवर कॉन्फिडेंट है और दूसरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि देखिए 4 साल किसी भी सरकार के होते हैं, एक लंबा समय होता है, ऐसी बात नहीं होती। ठीक है, देश आप चला रहे हैं, वो अपनी बात अपनी जगह पे है। जो स्थिति हम देख रहे हैं, विश्वासघात की तो स्थिति नहीं लगती है मुझे, लेकिन हाँ फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस के साथ ये सरकार सत्ता में आई थी। जनता की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। हो सकता है वो एक्सपेक्टेशंस जरूर हैं, अपन ये कह सकते हैं कि वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन ऐसे विश्वासघात की स्थिति भी नहीं है। और न ही ये है कि 48 महीने में 48 साल के बराबर कोई काम हो गया हो, ये भी नहीं है। तो ये मैंने जैसा कहा शुरुआत में अपनी बात हुई थी कि ये अतिशयोक्तियों का समय है और ये शुरुआत हो गई है। और ये चूंकि देखिए पिछले जितने भी चुनाव हुए हमारे देश में, अभी पिछले 2014 के बाद से, उन चुनावों में हम इस तरह की स्थितियां देखते आ रहे हैं। ये अपनी बात पिछली भी डिबेट में हुई थी कि हम एक चुनाव में अब ऐसी स्थिति में चले जाएंगे इस चुनाव के अंदर आसपास कि जब वास्तव में देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे कानों में जैसे यूं कुछ शीशा सा पड़ता है आकर के, वैसी स्थितियां होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब इसकी शुरुआत हम आज से देख रहे हैं, चौथी वर्षगांठ से देख रहे हैं, और ये स्थितियां बहुत आगे बिगड़ने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब काला दिवस तक चीजें समझ में आती थी, बनने वाली, विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहां तक भी चीजें समझ में आ रही थी, लेकिन विश्वासघात जैसे शब्द को बीच में लेकर आ जाना, मुझे लगता है कि हाँ हम अति की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। एक बार फिर सुशील आसोपा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए आपने, मेरी बात थोड़ी लंबी होगी इसलिए थोड़ा सब्र के साथ सुनिएगा। आपने कहा किसान, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। राहुल गांधी ने कलावती का नाम लिया था देश की संसद में, 2 या 3 साल गुजरे, कलावती ने कहा राहुल गांधी के आने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, यह किसानों की नजर में फिलहाल कांग्रेस की स्थिति है। दूसरी बात यह, आपने कहा कालाधन, नोटबंदी में तो बहुत लंबे समय तक आपकी पार्टी कंफ्यूज रही कि हम विरोध करें या समर्थन करें, इसलिए सिर्फ इंप्लीमेंटेशन आप बोलते रहे। फिर आपने कहा जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, उस पर भी आपको इंप्लीमेंटेशन से आपत्ति थी, जीएसटी से नहीं थी। इन्होंने लागू कर दिया, फिर यह विश्वासघाती कैसे? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैंने जितने मुद्दे उठाए उन पे मुकेश पारिक जी ने एक का भी जवाब नहीं दिया। पहली बात, आपने जो किसान का एक कलावती का उदाहरण उठाया है, आप राहुल गांधी जी का वो पहली यात्रा याद करिए जो उन्होंने पंजाब में किसान आत्महत्या नहीं कर रहे क्या? जिसकी जो नींव
सर जो ऐसा होना नहीं चाहिए आ रहा हूं कि लेकिन दिल दुखता है ना, पंजाब में आपकी सरकार है, वहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसानों का महाराष्ट्र में जब आपकी सरकार थी 42% तभी से ये नेशनल मीडिया में मुद्दा बना। मोदी सरकार के 4 साल में स्वप्निल जी 42% बढ़ोतरी हुई है 4 साल में किसान आत्महत्या की। राजस्थान में कभी किसान ने आत्महत्या नहीं की, कल 12 में एक ने की है। हाँ तो ठीक है ना, आप कम से कम ये तो कह सकते हैं ना कि हमारा कुर्ता उनसे ज्यादा उजला है, लेकिन एकदम सफेद झक तो वो भी नहीं है। लेकिन मैं आपको नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आपका कुर्ता ज्यादा उजला है लेकिन झक सफेद तो आपका भी नहीं है। साहब इनको तो किसानों के मुद्दे के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। मैंने आपको, मैं रिपीट कर रहा हूं, गेहूं का पेमेंट आप किसान को नहीं कर रहे हो सर। जो एफसीआई, राजफेड और तिलम संघ गेहूं खरीद रही है, आगे नहीं बढ़ रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो। सरसों चने की तो बात डिबेट इस वक्त जहां पर है आप वहां पर नहीं है। नंबर 2 मैं आपको कह रहा हूं, पाकिस्तान 40 सर पिछले 4 दिनों में 70,000 लोग कश्मीर के गांव छोड़ करके और जम्मू में आ गए। जम्मू में भी वहां से मोर्टार से हमले हो रहे हैं। अच्छा। चाइना को आप लाल आंख दिखाने वाले थे और आप चाइना के साथ झूला झूल रहे हैं। डोकलाम पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और आपको पता है कि दक्षिणी तिब्बत के अंदर चाइना सोने और चांदी की और जो कीमती कॉपर की माइंस हैं उनमें माइनिंग कर रही है अंडरग्राउंड। और वो इलाका हम कहते हैं कि हमारे बगल में पता नहीं कहाँ किस प्रकार से देश की सुरक्षा खतरे में है। और रॉ के चीफ का स्टेटमेंट आपने 4 दिन पहले सुना ही होगा। वो ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन मैं साथ ही ये भी समझ गया किसी पे विश्वास ही नहीं करते कि जम्मू कश्मीर और ये तमाम चीजें, हालत यहां तक पहुंची, सेना को सामान मिला या नहीं मिला, ये तमाम चीजें आज की नहीं है, उनका एक अपना इतिहास है। फिर अगर बीजेपी ये कह रही है कि 48 साल बनाम 48 महीने तो गलत नहीं होगा। मुकेश पारीक जी आप कुछ कहना चाहेंगे, लेकिन आप जो कहेंगे वो तो आप कह लीजिएगा। लेकिन मैं फिर आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि बिटवीन द लाइंस को पढ़िए, अभी भी समय बीता नहीं है। बिटवीन द लाइंस तो आपको पढ़ना होगा ना सर। आपने पकोड़ा कहा तो देश में कितना आउटरीच था, आपने देखा था कि नहीं देखा था? किसानों पर आपने देखा ना सर, सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन किए। इतना भी आत्ममुग्ध होने की जरूरत क्या है? नहीं, मैं कह रहा हूं कि विश्वास किस पे नहीं, आसोपा जी आपसे नहीं, पारीक साहब से मेरा सवाल था। वो 4 साल मेरा पारीक साहब से सवाल था। क्या? हाँ बोलिए। नहीं देखिए, पहले तो मैं आसोपा जी के उस शब्द पर मेरा ऐतराज है। इन्होंने कहा राजस्थान में, ये बिल्कुल गलत आंकड़े बोल रहे हैं। राजस्थान में किसानों की आत्महत्या की जो ये बात कर रहे हैं, कोई झूठे आंकड़े बोलने से कोई बात सत्य नहीं हो जाती। किसानों की ये बात करते हैं। किसान आपको याद होगा एक मिनट, किसान का याद नहीं आपको? मैं आसोपा जी बीच में नहीं बोलता। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर मैं भी बोलूंगा। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जो किसानों की बात करते हैं, पहले कितने परसेंट फसल खराब होने पर आप उनको ऋण वो देते थे छूट, और आज हम कितने परसेंट खराब होने पर उनको माफ करते हैं? नहीं, बिल्कुल गलत आप आंकड़े दे रहे हैं। और साथ ही साथ आज ये किसानों की बात करते हैं, इन्होंने कभी किसान की जमीन की चिंता की? अरे हमने तो किसान की मिट्टी कैसी है, उसकी जमीन की कैसी मिट्टी है, उसकी मिट्टी की तासीर क्या है, मिट्टी की हेल्थ कैसी है, हमने हेल्थ सॉइल कार्ड मिट्टी के, हमने उसके मृदा कार्ड बनाए हैं। 2009 से चल रहा है वो। किसानों के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। इस देश के 50 साल के शासन में आपने 2 ऐतिहासिक काम गिना सकते हैं, लेकिन हम आपको 50 ऐतिहासिक काम बताते हैं जो हमने किए होंगे। आज आप बात करते हैं आपने गरीब को गरीब रखा। अरे हमने तो गरीब को बैंक की चौखट दिखाई, वो बैंक में गया, अपनी शान से उसने अपना खाता खुलाया, और आज जो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है वो उसके सीधे बैंक के खाते में आते हैं। आपके सामने लेकिन उसमें भी मजाक हो जा रहा है ना पारीक साहब। गरीब को 2 रुपए देखिए, फिर अगर विश्वास कम होने की मैं बात करूं, आपकी एक से बढ़कर एक योजनाएं रही जिसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे आप कह रहे हैं फसली ऋण, लोगों को 1.5, 2, 5 रुपए के चेक वितरित हुए हैं सर। तो कैसे भरोसा कम नहीं होगा? उनके आसपास के मान लीजिए एक को हुआ तो कम से कम 100 लोग तो ये बात मानेंगे ना। हमने जो सुधार 0 से प्रारंभ हो रहा है उसको पहुंचने में, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जो पैसा मिलता था नहीं, फिर देखिए उसकी जेब में तो जा रहा है। अगर एक बात सुनिए, अगर विश्वासघात नहीं है तो ये तो है ना कि आपने सपने बहुत बड़े बड़े दिखा दिए थे कई चीजों के लिए। तो आपने कहा था 6 महीने
स्वप्निल जी, हमने जो सपने बड़े दिखाए या छोटे दिखाए, हम सपने पूरे करने की ओर हैं। आप ये क्यों भूल रहे हैं? लेकिन कब सर, 6 महीने का टाइम भी तो आप ही ने दिया था ना। 2014 के चुनावों से पहले घूम घूम कर जगह जगह टाइम फ्रेम भी तो आप ही ने घोषित कर दिया था। विश्वास तो वहीं पर आकर कम होता है ना। पिछले हमारी सरकार के पिछले 10 साल में क्या हमारे देश की छवि थी? एक भ्रष्टाचारी देश की छवि बना दी थी गवर्नमेंट ने। और आज देश की क्या छवि है? आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश की क्या छवि है? आप राफेल में भ्रष्टाचार नहीं वाकई साहब, आप कौन सा भ्रष्टाचार? आपने तो 2G 3G जल थल नभ, आपने तो किसी को नहीं छोड़ा। आपने अदालत से भी जब चीजें आ रही है तो चीजें थोड़ा चौंका जरूर रही है, लेकिन इन द एंड मैं लास्ट कमेंट में यहां पर मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, मैं अंतिम में एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, एक बार नितिन गडकरी खुद ये कह चुके हैं कि बीजेपी सबसे अच्छा अटैकिंग मोड में और विपक्ष में इसलिए होती है क्योंकि उसने लंबे समय तक वहां पर वक्त बिताया है, और कांग्रेस सबसे अच्छा सरकार में रहने के दौरान ही रह पाती है क्योंकि उसने सबसे लंबा वक्त वहीं पर बिताया है। अब जब इनकी पोजीशंस बदली हैं तो एक दूसरे के गुण भी पूरी तरह से सीख रहे हैं। मनीष जी, फाइनल कमेंट। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक चीज़ होती है कि सरकार चलाने का तरीका क्या होता है। मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ ये प्रॉब्लम रही है। पिछले 4 साल में भी हमने देखा है कि जो एक एक्सपीरियंस होता है, टीम का एक्सपीरियंस होता है, नरेंद्र मोदी अकेले कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ एक उस तरह की टीम चाहिए होती है। तो वो टीम अभी भी कहीं ना कहीं एक कमी दिखती है हमें उस टीम के अंदर। तो ये जो चीज़ें देख रहे हैं हम यहाँ पर कि एक तरफ बहुत अतिशयोक्ति है, दोनों तरफ बहुत अतिशयोक्ति है, ये इसका वजह वही है कि जब आप एक दूसरे की भूमिका में हैं, मतलब कांग्रेस को विपक्ष में रहने की आदत नहीं है, तो वो वहां पर बेचैन है, और इनको सत्ता चलाने की आदत, सरकार चलाने की आदत नहीं है, तो वो थोड़ा सा वहां पर बेचैन है। थोड़ा समय लगेगा मतलब अकोमोडेट होने में, चीजों को समझने में। अब वो समय कितना लगेगा, तो चलिए, कुल मिलाकर हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि आने वाला समय किसी एक दल की तरफ से नहीं बल्कि दोनों ही दल की तरफ से अतिशयोक्ति का होगा। आपको खुद उसमें से छांटना है और समझना है कि कितनी बात हकीकत है और कितनी अतिशयोक्ति। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा में शामिल होने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट।